अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर टेंशन टेस्ट परफॉर्म करना है, स्टील बार के ऊपर, माइल्ड स्टील के ऊपर और कास्ट आयरन के ऊपर। हमने इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को देख लेते हैं कि हम इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्यों कहते हैं। जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हमारे पास अवेलेबल है या कोई भी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वो बिल्कुल एक हाइड्रोलिक प्रेस की तरह है। हम उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि आप इसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट बना सकते हैं। जैसे कि ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हम अगर कोई चीज़ यहाँ पे फिट करते हैं तो हम उसको टेंशन टेस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे रख के टेस्ट करेंगे तो हम उसको कंप्रेशन टेस्ट के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट बना ले तो हम बेंडिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, शीयर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो लोड मैकेनिज्म जो है वो हमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन प्रोवाइड करती है। बाकी हमने टेस्ट सेटअप बना लेंगे जिस तरह का, उस तरह के टेस्ट सेटअप के ऊपर हम लोड अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर हमारे पास जो लोड की वैल्यूज हैं ये किस तरह से मैयर होती हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 1000 किलो न्यूटन तक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको 3 स्केल नजर आ रहे होंगे। एक की कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन तक है, एक की 500 किलो न्यूटन तक है और एक की 1000 किलो न्यूटन तक है। ये 200 किलो न्यूटन की कैपेसिटी उस वक्त ये वाला डायल काम कर रहा होगा जब हम पीछे इसके वेट ऐड करेंगे जो 200 किलो न्यूटन तक जाता है। अगर हम उससे ज़्यादा वेट 500 किलो न्यूटन तक ऐड कर देंगे तो फिर ये 500 किलो न्यूटन वाला स्केल चलेगा, और अगर हम फुल लोड ऐड कर देंगे तो ये 1000 वाला स्केल काम करेगा। हमने जो टेस्टिंग करनी है वो 500 किलो न्यूटन वाले स्केल से करनी है, और इसकी वैल्यू ये जो रेड में आपको नज़र आ रही है यहाँ से नोट करनी है, और जो स्केल की मार्किंग्स हैं वो ब्लू में आपको नज़र आ रही होंगी, वहाँ से हमने लेनी है। तो ये मैयर करने का इसका तरीकाकार है। अब मशीन को यूज़ कैसे करना है, चलाते किस तरह से, काम किस तरह करती है। तो सबसे पहले जब आपने मशीन को ऑन करना है तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास पावर सोर्स ऑन करने का ऑप्शन है। सबसे पहले हमने पावर सोर्स को ऑन करना है, उसके बाद हमने ऑयल पंप को ऑन करना है। तो ये आपको, आपकी जो मशीन है आपने उसको ऑन कर लिया। अब आपने ये चेक कर लेना है कि ये जो आपका रिटर्न वाल्व है ये आपका ओपन होना चाहिए, और जो आपका लोड जो वाल्व है या जिसको हम इनलेट वाल्व कह रहे हैं ये आपका क्लोज होना चाहिए। ये वाल्व आपका लोड लगाने के लिए यूज़ होगा और ये वाला वाल्व आपका लोड रिलीज़ करने के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमारा लोड रिलीज़ होना चाहिए मैक्सिमम जब हम स्टार्ट करें। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स कौन से मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 कंट्रोल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर टॉप क्लैंप लूज़ करने का, इसी तरह आप लोअर क्लैंप करने का, लोअर क्लैंप लूज़ करने का, राइज और फॉल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं राइज को यूज़ करूँगा तो ये जो आपका पार्ट है मशीन का ये ऊपर मूव कर जाएगा। जो हमने जो भी चीज़ यहाँ पे प्लेस करनी है उसको फिट करने के लिए, साइज़ एडजस्ट करने के लिए हमने ये राइज और फॉल को यूज़ करना। फॉल से ये पार्ट आपका नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अब जो क्लैंप है उसका क्या मकसद है, अपर जो क्लैंप है वो अपर जॉस को क्लैंप करने के लिए यूज़ होता है और ये उसको लूज़ करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह लोअर क्लैंप करने के लिए, और लोअर लूज जो है ना वो लोअर क्लैंप को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारी मशीन का मेन सेटअप है। हमने यहाँ पे स्टील बार को क्लैंप कर देना है, उसके क्लैंप करने के बाद हमने उसके ऊपर टेंशन लोड अप्लाई कर देना और वो मेजरमेंट्स हमने ले लेनी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 सैंपल्स हैं वो कौन से हैं। हमारे पास ये एक री बार है, ये 40 ग्रेड की री बार है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने गेज लेंथ मार्क की हुई है हर 2 इंच के बाद। उसके बाद हमारे पास ये माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील का सैंपल है, प्लेन बार है जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कास्ट आयरन है। माइल्ड स्टील के ऊपर भी हमने गेज मार्क जो है वो 2 इंचेस पे रखा हुआ है, और री बार के अंदर भी हमने 2 इंचेस पे रखा हुआ है। और जो हमारा कास्ट आयरन है इसके चूँकि सैंपल हमारे पास छोटा है तो हमने इसका जो गेज मार्क है वो 1 इंच पे रखा हुआ। अब सबसे पहले इनकी डायमेंशन हमने नोट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सैंपल की डायमेंशन नोट करके बता देता हूँ। वर्नियर कैलिपर लिया, ऑन किया, इसका ज़ीरो हमने चेक कर लिया कि ज़ीरो पे कोई इशू नहीं है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब जो आपने स्टील बार जो री बार है आपकी, इसका आपने डायामीटर नोट करना है। तो आपने 3 मुख्तलिफ जगहों से आपने डायामीटर नोट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपकी री बार के जो 2 प्रोजेक्शंस हैं हमने इनके बाहर से बिल्कुल डाया नोट करना है। तो हमने इनके बाहर से हमने वर्नियर कैलिपर को फिक्स कर दिया। हमारे पास डायामीटर आ रहा है 13.19 मिलीमीटर। अब हमने ये जो प्रोजेक्शन है साइड पे एक बार आ रही है, इसके बाहर रख के हमने डाया नोट करना है। तो हमने एक डायामीटर हमने यहाँ पे नोट किया, हमारे पास डाया आया 13.51 मिलीमीटर।
और फिर इन प्रोजेक्शंस के दरमियान में हमने एक डाया नोट करना है ताकि हमारे पास एवरेज डाया आए पूरी रीबार का। तो अब हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया तो हमारे पास डायामीटर जो है वो 12.19 आ गया। तो इस तरह हमने इसका डायामीटर नोट कर लिया। अब हमने इसकी लेंथ और गेज लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने इस तरह से स्टील बार को प्लेस किया, ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो 20 इंचेस आ रही है, 51 सेंटीमीटर, और हम इससे कंप्लीट गेज लेंथ मार्क कर सकते हैं। तो हमारी पहली गेज लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर पे है, उसके बाद 11 सेंटीमीटर है, उसके बाद 16.4 सेंटीमीटर है, उसके बाद 21.3 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमारी वैल्यू है 26.3 सेंटीमीटर, उसके बाद 31.7 सेंटीमीटर, उसके बाद 36.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 41.3 सेंटीमीटर, और सेकंड लास्ट हमारे पास वैल्यू है 46.4 सेंटीमीटर, और लास्ट में है हमारे पास 51.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी गेज लेंथ की वैल्यूज आ गई। इस तरह से हमने गेज लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेंथ भी फाइंड आउट कर ली और इसका डाया भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास सारी डायमेंशन जो है वो सैंपल की आ गई। अब हमने इस रीबार को यहाँ पे क्लैंप करना है टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले हमने दोनों क्लैंप्स को लूज कर दिया, इसके बाद हमने इसकी हाइट को एडजस्ट किया राइजिंग और फॉलिंग को यूज़ करते हुए। अब हमने इस रीबार को इसके अंदर ग्रिप कर देना है। सबसे पहले हमने टॉप क्लैंप किया। क्लैंप इस तरह से करना है कि कम से कम 1 इंच जो है आपके जॉज के ऊपर जा रहा हो। 1 इंच जो बार है आपकी वो जॉज से अब साइड पे होनी चाहिए। इसी तरह हमने लोअर क्लैंप करना है, तो हमने लोअर क्लैंप किया और तकरीबन 1 इंच या इससे थोड़ा ज़्यादा आपका लोअर जॉ से नीचे आ रहा है। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें डिफ्लेक्शन डायल गेज अटैच करनी है ताकि हम इसकी डिफ्लेक्शन नोट कर सकें। हमने इसके साथ डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए हम इसके साथ एक्सटेंशोमीटर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक्सटेंशोमीटर अवेलेबल नहीं है, वो बेहतर तरीका है। तो हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन डायल गेज अटैच की है। ये डिफ्लेक्शन डायल गेज मशीन के इस पार्ट के जो मूवमेंट होगी, जो डिफ्लेक्शन आएगी वो हमें बता देगी। जो मशीन का ये पार्ट मूव करेगा एग्जैक्टली उतनी ही एक्सटेंशन स्टील बार में आ रही होगी। तो हमारे पास डायरेक्टली इस डायल गेज से एक्सटेंशन की वैल्यू आ जाएगी जो हम स्टील बार के अंदर एक्सटेंशन आ रही होगी। अब हमने सबसे पहले जो हमारा रिटर्न वाल्व है, जहाँ से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है हमने पुश करना है, उसका जो रिटर्न वाल्व है उसको क्लोज करते हैं ताकि जो हम लोड इसके ऊपर अप्लाई करें वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ लोड आए, ना कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो हमारा रिटर्न हो जाए। तो सबसे पहले ये हमारा रिटर्न वाल्व जो है ना, इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने रिटर्न वाल्व को क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ से लोडिंग रेट जो है वो STM के मुताबिक सेट कर दिया हुआ है। अब हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई स्टार्ट करना है। हम जो स्केल यूज़ कर रहे हैं वो इस वक्त 500 किलोमीटर वाला स्केल है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लोड अप्लाई करने के थोड़े देर बाद इसके ऊपर लोड अप्लाई होना स्टार्ट होगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि इसके ऊपर लोड अप्लाई हो जाए। अब हमारा ये आप देख सकते हैं कि लोड अप्लाई होना शुरू हो गया। हमने हर 10 किलो न्यूटन के बाद इसकी वैल्यू नोट करनी है। इस तरह हमने 0 पे, 10 पे, 20 पे, 30 पे हमने डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो साथ साथ नोट करते जाना। हमने लोडिंग रेट जो है उसको कांस्टेंट रखना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। ये 40 ग्रेड स्टील है और 1/2 इंच डाया की बार है, तो 30 किलो न्यूटन। तो आपके पास ये जो बार है ये तकरीबन 40 किलो न्यूटन के बाद आपको यील्डिंग शो करेगी। 1/2 इंच डाया की बार जो है वो यील्डिंग भी 40 किलो न्यूटन पे ही जाके शो करेगी, ग्रेड 40 जो है। ये देखें इस वक्त लोड जो है वो स्टेबल हो चुका है 40 किलो न्यूटन के ऊपर तकरीबन, और हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो बढ़ती जा रही है। एक्सटेंशन चेंज होती जा रही है, लेकिन जो आपके पास लोड है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर 40 किलो न्यूटन पर एग्जैक्टली यील्डिंग आ गई है।
यील्डिंग में ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यील्डिंग के अंदर लोड इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपकी डिफ्लेक्शन है वो आ रही होगी, एलोंगेशन बढ़ रही होगी। यील्डिंग के बाद हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन स्टार्ट होगा। फिर दोबारा लोड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक्सटेंशन काफ़ी आ रही होगी बहुत थोड़े लोड की इंक्रीज़ के साथ, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट पे जाएंगे और उसके बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे यील्ड से अगला जोन स्टार्ट हो गया जो कि स्ट्रेन हार्डनिंग जोन का है। हमारा जो स्टील सैंपल है उसने दोबारा से लोड लेना स्टार्ट कर दिया और अब लोड के अंदर बहुत माइनर इंक्रीज आ रहा है, लेकिन आपके पास डिफ्लेक्शन में बहुत तेज़ी से इंक्रीज आ रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग जोन स्टार्ट हो चुका है। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में जैसे जैसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ के पॉइंट के करीब चलते जाएंगे हमारा ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता जाएगा। मींस कि हमारे पास जो इंक्रीज इन स्ट्रेस है वो बहुत कम हो रही होगी, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो हमारी चेंज हो रही होगी। तो अब हमारे पास इस वक्त डिफ्लेक्शन के अंदर वाज़े चेंज आ रही है, इवन कि हमें मिलीमीटर स्केल के ऊपर भी वो डिफ्लेक्शन की चेंज नज़र आ रही है, लेकिन जो आप लोग इंक्रीज इन स्ट्रेस देख रहे हैं वो बहुत कम है। तकरीबन 40 ग्रेड स्टील को ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक 60,000 PSI के ऊपर फेल होना चाहिए। तो इसका लोड भी हमें 60 किलो न्यूटन के करीब मिलना चाहिए। अगर आप उसको कन्वर्ट करें किलो न्यूटन में भी, तो हाफ इंच डाया में हमें ये तकरीबन 60 किलो न्यूटन के ऊपर फेलियर मिलना चाहिए। इस वक्त हम देख सकते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के अंदर आफ्टर 5 मिलीमीटर चेंज जो है ना वो हम नोट कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेस के अंदर इंक्रीज है वो बहुत ही माइनर है या ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट बिल्कुल अचीव होने वाला है। अल्टीमेट स्ट्रेस का जो पॉइंट है वो यहीं पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। जैसे ये नीडल वापस जाना शुरू होगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अब नेकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही नेकिंग स्टार्ट होगी तो हमारे जो लोकलाइज्ड रिडक्शन इन एरिया वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें हमारे पास ये नेकिंग आई और उसके बाद हमारा स्टील सैंपल फेल हो गया। ये हमारा स्टील सैंपल जो है वो फेल हो गया। इस तरह से हमारा टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी डायमेंशंस नोट कर लेनी है और इसका जो फेलियर पैटर्न है वो आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास फेल्ड सैंपल है। ये आप देख सकते हैं कि लोकलाइज्ड रिडक्शन इन एरिया जो है नेकिंग से पहले जो आई है कि यहाँ से एरिया जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। ये हमारा इसका फेलियर शेप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कप और यहाँ पे कोन फेलियर नज़र आ रहा है। ये कप एंड कोन फेलियर हमें मिल रहा है क्योंकि ये माइल्ड स्टील है। जो रीब आ रहा है हमारी माइल्ड स्टील सैंपल होता है, और माइल्ड स्टील जो है वो शेयर के अंदर वीक है, तो ये 45 के एंगल पे ही फेल करेगी। इसी तरह हमारे पास जो प्लेन बार है उसका फेलियर अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लेन बार जो माइल्ड स्टील की है इसके अंदर भी हमारे पास प्योर कप एंड कोन फेलियर आ रहा है। ये फेलियर शेप थी इसकी, ये आप देखें इसके अंदर लोकलाइज्ड रिडक्शन इन एरिया और उसके बाद ये फेल आ रहा है। तो हमारे पास ये प्योर कप एंड कोन फेलियर आया है इस केस में भी। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन के केस में क्योंकि कास्ट आयरन शेयर में स्ट्रांग है और टेंशन में वीक है, तो इसका जो फेलियर है वो एग्जैक्टली टेंशन में हुआ है 90 डिग्री पर। ये स्ट्रेट फेलियर हमारे पास आया और इसने जो है लोड भी बहुत कम बियर किया क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल था। इसने एलोंगेशन भी बहुत कम शो किया और लोड भी बहुत कम लिया और एज ए ब्रिटल मटेरियल
एक्ट किया। तो ये हमारे पास इन सब की फेलियर शेप्स हैं। अब हम इन सब के डायमेंशंस नोट कर लेंगे, इनका रिड्यूस्ड एरिया नोट कर लेंगे, तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट इस कंप्लीट हो जाएगा।